बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 6 मई और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज की अहम खबरों में सबसे पहली खबर आपके सामने दरियाए चनाब से रखते हैं, जहां पर पानी तकरीबन अब मुकम्मल तौर पर रुक गया है। इंडिया ने यह धमकी दी थी कि पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाएगा। इंडस ट्रीटी कैंसिल की गई थी और उस इंडस ट्रीटी के कैंसिल करने के बाद हमने आपको यह भी बता दिया था कि इंडिया ने दरियाए चनाब पर जो 2 डैम्स हैं उनके गेट्स बंद कर दिए, स्पिलवेज जो हैं वो बंद कर दिए और पाकिस्तान के लिए एक कतरा भी पानी वहां से नहीं छोड़ा जा रहा। फिर हमने आज़ाद कश्मीर के इलाके से पिछले व्लॉग में आपके सामने वीडियो भी रखी थी, जहां पर अब पानी का बहाव जो है वो चनाब के अंदर बहुत लोएस्ट हो गया था। अब ऑफिशियली फिगर्स सामने आ गई हैं। 87,000 क्यूसिक पानी की जो मकदार थी वो पाकिस्तान पहुंच रही थी, अब वो सिर्फ 4300 रह गई है। जी हां, सिर्फ 4300 क्यूसिक पानी रह गया है। दूसरे लफ्जों में एक नहर रह गई है। अब दरिया को इफेक्टिवली बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान ने यह ऐलान कर रखा है कि अगर पानी बंद किया गया तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगी और वापस हमला किया जाएगा। ये कोई जुबानी कलामी ये ऐलान नहीं किया, बल्कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी, जिसके अंदर अपना शहबाज शरीफ जो फॉर्म 47 के प्राइम मिनिस्टर हैं, 7 आर्मी चीफ, तीनों जो हमारी फोर्सेज हैं उनके चीफ, चेयरमैन जॉइंट और उसके साथ कुछ वज़रा, उन्होंने बैठकर ये जो कमेटी का सलामती की कमेटी का इजलास किया था, उसका बाकायदा अलामिया था, उसका बाकायदा ये ऐलान था कि अगर पानी बंद किया गया तो हम हमला करेंगे वापस, क्योंकि वो एक्ट ऑफ वॉर होगा, एग्रेशन होगा। हमारा पानी बंद किया गया तो हमें वापस हमला करना पड़ेगा। अब देखते हैं ये मामला किस तरफ जाता है, पाकिस्तान हमला करता है या नहीं करता, क्योंकि इंडिया ने तो अपना काम कर दिया है। जो उन्होंने कहा था, जो उन्होंने क्लेम किया था, वो उन्होंने डिलीवर कर दिया। उन्होंने कहा था कि हम पानी रोकेंगे, उन्होंने पानी रोक दिया। 87,000 से अब पानी की मिकदार जो है वो सिर्फ 4300 क्यूसेक रह गई है। तो ये एक डेवलपमेंट है जिस पर नजर रखते हैं आप और हम सभी, और देखते हैं कि आगे चीजें किस तरफ बढ़ती हैं। अब एक और दावा किया था इंडिया ने, लेकिन पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया है। इंडिया ने 2 दावे किए थे। एक तो इंडिया ने दावा किया, उसके साथ मूडीज, जो एक तो मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, एक बैनुल अक़वामी फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसी है, उसको भी मूडीज कहते हैं। मूडीज ने यह कहा था कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो जंग का या इस तनाव का प्रेशर, दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, और पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात इतने अच्छे नहीं हैं, इंडिया के हैं, वो बर्दाश्त कर जाएंगे। और दूसरी तरफ मोदी और उनके मीडिया ने यह कहा था कि पाकिस्तान के पास लड़ने के लिए सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद है और पाकिस्तान लंबी जंग सर्वाइव नहीं कर सकता। गोला बारूद भी इन्होंने यूक्रेन को बेच दिया है और इनके पास सिर्फ 4 दिन की सप्लाई है। अब उस पर तो हमने जो दिफाई तजिया निगार थे उनका ओपिनियन आपके सामने रख दिया था, जिन्होंने कहा कि नहीं, 8-10 दिन मिल गए हैं, इसके अंदर काफ़ी हमने गोला बारूद और बना लिया होगा, पहले भी होगा और अब मजीद बना लिया होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं कि गोला बारूद में कोई कमी है, लेकिन ज़ाहिर है इकोनॉमी से तो कोई आंखें नहीं चुरा सकता। तो उसका एक भरपूर जवाब देने का पाकिस्तान ने फैसला किया है। और क्योंकि जंगी हालात के अंदर फिर फ़ौरन जवाब देना होता है, जब जंग चल रही हो, कशीदगी चल रही हो, तो आप इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन होती है, इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान ने आप सबका सीना फखर से चौड़ा कर दिया है। एक उन्होंने फौरी एक्शन लिया है और मोदी को और मूडीज को, दोनों को गलत साबित किया है, और उन्होंने बताया कि हमारी इकोनॉमी के अंदर बड़ी जान है। और एक ही दिन में, वो भी इतवार वाले दिन, उन्होंने 140% तनख्वाहों में इजाफा किया है पार्लियामेंटेरियंस और मिनिस्टर्स की, और ये दिखाया है कि देखें, जंग के दिनों में जब हमें पैसे की अशद ज़रूरत है और आप कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी दबाव में है, ये देखिए हमारी इकोनॉमी के अंदर कितनी गुंजाइश है कि हमने अपने वज़रा, अपने मशीरान और तमाम जो फौज, जफर मौज है, उन सब की तनख्वाहों में कोई 10% नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 70 नहीं, 100 नहीं, 120 नहीं, 140% हमने तनख्वाहों में इजाफा किया। मेरा ख्याल अब मूडीज़ और उसके साथ साथ मोदी और उसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक हो या आईएमएफ, सभी चुप करके बैठ जाएंगे। उनको नजर आ जाएगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही तगड़ी है। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आती कि जब अगली दफ़ा हम मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, वो वाला काम करने के लिए हम बाहर जाएंगे, तो वो बाहर वाले पूछेंगे कि आपने तो अभी अपनी तनख्वाह 140% बढ़ाई है, आपको पैसों की कहाँ से ज़रूरत है। लेकिन ये अच्छा इफेक्टिव, जैसे कल हमने एक मिसाइल लॉन्च किया, ये भी एक हमने मिसाइल लॉन्च किया है, ये भी अच्छी एक शुरुआत हमने की है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। वो खबर यह है कि भारत तवक्को कर रहा था तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पाक फौज और जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ मुहिम में साथ देगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, आपको हैरानी होगी ये किसने कहा है, लेकिन ऐसा ना हुआ। साजिश का मकसद पहलगाम हमले का फायदा उठाकर अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार पैदा करना था। ये जो टाउट आजम है, सबसे बड़े टाउट हैं पाकिस्तान के मीडिया के अंदर, अंसार अब्बासी, ये उन्होंने कालम लिखा। अब आप जरा गौर कीजिए कि वो अंसार अब्बासी जो दिन रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीडिया के खिलाफ, कोई भी जो सच के लिए आवाज़ उठती है उसके खिलाफ दिन रात वो टाउटगिरी करते हैं, जहर उगलते हैं। तो इससे ज़रा गौर कीजिए कि ये वो बयानिया है जो जनरल साहबान ने इनको नया दिया है। ये अपनी मर्जी से नहीं ये कर रहे। ये अगर अपनी मर्जी से करते तो ये तो बहुत ही अच्छी खुशहाल बात है। इनको अल्लाह ने तौफीक नहीं दी। ये वो लोग हैं जो दरूद पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं सुबह सुबह, और फिर सारा दिन मुनाफिकत करते हैं और झूठ बोलते हैं।
इनके दिलों पर मोहरें लगी हुई हैं, इनसे कोई अच्छा काम अल्लाह की ज़ात लेना ही नहीं चाहती। होता तो ये कभी इतना झूठ बोलते सारी ज़िंदगी में जो ये बोलते रहे। तो ये जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तारीफ की है, ये भी एक मुनाफकत है और इसके पीछे भी एक एजेंडा है। एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि जाहिर है पाकिस्तान पर जब भी कोई हर्फ आएगा तो ये कोई इनसे सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए। इससे पहले याद कीजिए जावेद चौधरी भी ये सर्टिफिकेट दे चुके हैं। वो भी ये कह चुके हैं कि मैं तो समझता था कि तहरीक इंसाफ के लोग पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, लेकिन तो इंडिया के हमलों के और इंडिया की धमकियों के बाद पाकिस्तानी जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो तो साथ खड़े हो गए हैं पाकिस्तान के। तो मैं इन्हें मुहिब वतन नहीं समझता था, मैं गलत था, अब मैं इन्हें मुहिब वतन समझता हूं। ये शर्मनाक स्टेटमेंट हमारे दोस्त जावेद चौधरी साहब ने पहले दी थी, अब वही स्टेटमेंट ये दे रहे हैं। तो आपने इसके पीछे जाना है और अंडरस्टैंड करना है कि ये स्टेटमेंट्स इनकी नहीं है, ये जर्नल्स इनसे ये स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं और पर्पज़ ये है कि नजर आए कि सब कुछ ठीक है। इमरान खान जेल में है, आइसोलेट कर दिया गया है, माइनस कर दिया गया है, ना उनकी बहनों को उनसे मिलने दिया जाता है। आज फिर चंद घंटे के बाद वो तमाशा शुरू हो जाएगा जिसमें इमरान खान साहब की मुलाकात देखने होने दी जाती है या रोका जाता है। मुझे तो लगता है फिर रोका जाएगा। तो इमरान खान साहब को एक तरफ वो जो सारे का सारा ड्रामा किया था, अमेरिका से कुछ लोगों को ला के डायस्पोरा तकसीम करने के लिए तकरीबन 21-22 मार्च को वो मुलाकात करवाई गई थी और उसके बाद कहा गया था कि 35 दिन में इमरान खान साहब को रिहा कर देना है। वो 35 दिन भी गए, 36, 37, 38, 39, 40 और अब 45 दिन भी गुजर गए। इमरान खान साहब को रिहा तो क्या करना था, उस मुलाकात के बाद वो जो एक ओवरसीज पाकिस्तानियों की पीठ में छुरा घुंपा गया था, उसके बाद अब इमरान खान साहब की मुलाकातें भी तब से बंद हैं। उनकी बहनों के साथ, उनके घर वालों से उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती, बाहर की सिचुएशन अंदर नहीं जाने दी जाती, अंदर की बाहर नहीं आती। तो अब ये जो मामलात हैं, ये अब एक नई कड़ी है ये बताना कि देखें सभी शेरो शकर हैं। इमरान खान जो है वो शीरो शक्कर हो गए सभी। इमरान खान जो है वो जेल के अंदर है, माइनस हो गए हैं। उनके बगैर भी देखिए सारी जो पीटीआई से खड़ी जो पीटीआई के वॉलंटियर्स थे, जो पीटीआई के लोग थे, वो देखें अफवाज के साथ, अफवाज के जर्नल्स के साथ, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कोई तफरीक नहीं है। इमरान खान का होना ना होना एक बराबर है। आपको एक बात वाज़ेह बता दें, ये मुल्क जितना आपका है उतना हमारा है, उतना नहीं शायद उससे भी ज़्यादा हमारा है। जब भी हमारे मुल्क को कोई खतरा होगा तो हर शख्स बिल्कुल सीना तान के मुल्क का दिफा करेगा। लेकिन ये कितने दिन रहना है सारा कुछ? ये जो कुछ भी हो रहा है ये 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन इसने सबने नीचे जाना है। अवाम की सुई फिर वहीं होनी है। इमरान खान को, अवाम को फिर इमरान खान रिहा चाहिए। इमरान खान के साथ जो कुछ किया गया है वो अवाम नहीं भूल सकती। जो पाकिस्तान की अवाम के साथ किया गया है वो अवाम नहीं भूल सकती। हाँ, अगर कोई हमला होता है, पूरी कौम ने लड़ना होता है, भले यकजहती हो या ना हो, क्योंकि जो आपने पिछले मंगल किया, जो आपने आज करना है वो यकजहती नहीं है। जो कुछ आपकी तरफ से हो रहा है वो बिल्कुल यकजहती नहीं है। इसलिए अवाम भी सब कुछ देख रही है, सोच रही है। तो यकजहती है या नहीं? अगर बाहर से हमला हुआ, मजबूरी है, ये कोई जिद या शौक नहीं, ये मजबूरी है। इकट्ठे होकर लड़ना पड़ना है क्योंकि अपना मुल्क है सबका। लेकिन जैसे ही ये खतरा टलेगा, सुई फिर वहीं होगी, सवाल फिर वहीं होंगे और आप फिर कटहरे में होंगे अवाम के और आपको जवाब देने पड़ेंगे। तो ये जो पसंदीदा कॉलम लिखवाए जा रहे हैं, इनकी उम्र बड़ी थोड़ी है। आपने परेशान नहीं होना, ये एक पूरा नया ऑर्केस्ट्रेट किया जा रहा है काम, लेकिन इसके ऊपर नजर रखिएगा। अच्छा जी, रिचर्ड ग्रैनल, उनका एक बार फिर बयान सामने आया है। आसिफ साहब, मोहम्मद आसिफ साहब हमारे अमेरिका के अंदर डायस्पोरा में एक इफेक्टिव आवाज़, लेकिन वो डेमोक्रेटिक पार्टी में है। ये रिचर्ड ग्रैनल जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के हैं। तो उनकी कहीं मुलाकात उनसे हुई, उन्होंने उनसे सवाल पूछा और उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि इमरान खान साहब के बारे में आपने कुछ वादे किए हुए हैं। तो उन्होंने, रिचर्ड ग्रैनल ने दोबारा से इस बात की तायीद की कि जी, मैंने बिल्कुल जो कहा था मैं उस पर आज भी खड़ा हूं। बल्कि उन्होंने इससे बढ़ के ये कहा कि इमरान खान से डोनाल्ड ट्रंप मोहब्बत करते हैं और हम समझते हैं कि इमरान खान के साथ वहां ज्यादती हो रही है और इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए और हम इसके ऊपर खड़े हैं और काम कर रहे हैं। अब आसिफ साहब जो कि हमारे बड़े ही मोहतरम पाकिस्तानी हैं डायस्पोरा के अंदर, उन्होंने ये सवाल किया। लेकिन यहां पर ये नहीं भूलना चाहिए कि रिचर्ड ग्रैनल जो हैं, उनको हम में से तो कोई नहीं जानता था पाकिस्तानी डायस्पोरा में से, लेकिन उनके साथ सबसे पहले जो काम शुरू किया था वो पाक पैक की लीडरशिप ने, जब सदर ट्रंप ने और उनकी जो किचन कैबिनेट थी उन्होंने फैसला किया था नवंबर अक्टूबर में कि मिशिगन को हर सूरत जीतना है, क्योंकि मिशिगन बहुत क्रिटिकल थी सदर ट्रंप के लिए और उसको जीतना बहुत क्रिटिकल था। और मिशिगन के अंदर मुसलमानों का वोट बहुत ही क्रिटिकल है। मिशिगन जहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन है, एन आर्बर, वहां पर बहुत सारा मिडिल ईस्टर्न मुसलमान वोट है। हम पाकिस्तानी एक तो तादाद में कम है, दूसरा खैर से हम वोट नहीं डालते। इसलिए हमारा बदकिस्मती से एक बहुत ही मुतबर अमरीकी पॉलिटिशियन ने मुझे कहा कि आप लोग बहुत सारे हैं तादाद में, लेकिन आपका होना ना होना इलेक्शन के मामले में जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप वोट ही नहीं डालते। तो हमारे लोग तो खैर से वोट नहीं डालते, लेकिन मिडिल ईस्टर्न लोग वोट डालते हैं। तो इसलिए सदर ट्रंप को यह जरूरत महसूस हुई कि वहां से हर सूरत जीता जाए। सदर ट्रंप की एक बेटी तो आप देखते रहे, उनके शौहर को भी पिछली दफा देखते रहे, उनकी एक और बेटी है और उनके वो जो ससुर हैं उस बेटी के, दूसरी बेटी के जो ससुर है वो लेबनीज है और उनका खासा असर और रसूख है उस सारे इलाके के अंदर, एन आर्बर और वहां पर बैठी हुई कम्युनिटी के अंदर। तो फिर सदर ट्रंप के वो वाले समधी
और रिचर्ड ग्रैनल और कुछ और लोग, उन्होंने कमर बांधी और मिशिगन के अंदर काम शुरू किया, जहां पर उन्हें मुसलमान वोट जो है वो मिलना शुरू हुआ और उन्होंने कहा कि हम आपको वोट करेंगे। और उसी में फिर मिशिगन में रहने वाली डॉक्टर उज़मा और उनके साथी, उन्होंने उनसे मुलाकात की और उन्हें बताया कि इमरान खान के साथ पाकिस्तान में ये हो रहा है। वो मौका था जब रिचर्ड ग्रैनल जो है उन्होंने साइन अप किया या वो अग्री हुए इस कॉज के लिए काम करने के। और लगातार इस वक्त भी जो डॉक्टर उज़मा और उनके साथी हैं मिशिगन, एन आर्बर और डिट्रॉयट और उस सारे इलाके से, वो जुड़े हुए हैं लगातार रिचर्ड ग्रैनल से। और इसीलिए आज जब किसी जगह पर मुलाकात हुई आसिफ साहब की, तो उनसे जब आसिफ साहब ने सवाल पूछा कि पाकिस्तान के बारे में आप क्या समझते हैं, हम सब परेशान हैं इमरान खान के लिए, तो वो जो काम किया हुआ है पीछे से मिशिगन की पाकिस्तानी और मुसलमान कम्युनिटी ने, उस पर रिचर्ड ग्रैनल ने कहा कि बिल्कुल मैंने ये वादा किया हुआ है और मैं उस वादे पर खड़ा हूं। तो जो क्रेडिट बनता है वो उनको मिलना चाहिए, और उन्होंने ये काम पिछले साल नवंबर दिसंबर में किया था, ये उनका क्रेडिट है, इसलिए हम उनको ये क्रेडिट दे रहे हैं। वजह क्रेडिट देना इसलिए होती है कि हमारे यहाँ आपको पता है कि बहुत सारे लोग इसकी टोपी उसको पहना देते हैं, और मकसद सिर्फ ये होता है कि किसी और का किया हुआ काम किसी और के जुम्मे लगा दिया जाए, ताकि जो असल में काम कर रहे हैं वो लोग जो हैं वो बेचारे डिमोटिवेट हो जाएं और क्रेडिट बीच में से कोई और ले उड़े। आगे चलते हैं। बहरहाल ये जो रिचर्ड ग्रैनल का बयान है हौसला अफजा है, लेकिन कुछ दोस्तों ने कल ये भी कहा कि ये कोई बहुत बड़ी खबर है। नहीं, बहुत बड़ी खबर तो नहीं है। रिचर्ड ग्रैनल तो ये बात पहले बहुत दफा कह चुके हैं। हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बनने के बाद पहली दफा उनसे किसी ने पूछा है फेस टू फेस और उन्होंने बताया, लेकिन प्राइवेटली जिन लोगों के साथ वो फोन के ऊपर इन टच है उनके साथ हमें पता है कि उनका वीकली राब्ता होता है और यही बात वो दोहराते रहते हैं। इसलिए ये कोई बड़ी या अनोखी खबर नहीं है अगर इसको इस तरह से, ये एक अमूमी खबर ही आप इसे कहेंगे, क्योंकि ये रिपीटेडली ये हो रही है और पहले भी ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं। बड़ी खबर उस दिन होगी जिस दिन प्रैक्टिकली अमेरिका से या पाकिस्तान में कुछ प्रैक्टिकली इमरान खान के लिए अच्छा होगा। अभी तक हम सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक कोई बड़ी खबर, बड़ी डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो सकी। अब चलते हैं आगे। अगली खबर आपके सामने रखते हैं। एयर कमोडोर खालिद चिश्ती, उनका एक इंटरव्यू पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर चला, जहां उन्होंने कहा कि 2020 में पाकिस्तान के ऊपर इंडिया को एयरफोर्स में बहुत सबकत थी। इंडिया के पास ऐसे तैयारे थे, राफेल की बात कर रहे थे, और उनके अंदर लगे हुए ऐसे मिसाइल जो 150 से 200 किलोमीटर तक जा सकते हैं, और उस वजह से, और बल्कि मनूवरिंग करके 200 से भी ऊपर ले जाते हैं वो। अगर वो उसको मनूवरिंग कर लें, एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो मनूवर करके और भी वो लगा सकते हैं, तो रेंज और भी दूर चली जाती है। तो एयर कमोडोर खालिद चिश्ती बताते हैं कि उस वक्त इंडिया को पाकिस्तान पर सबकत थी। हमारा जो पायलट था वो बहुत दूर से ही शूट हो सकता था, वो लॉक करके उसे हिट कर सकते थे। तो फिर ऐसे लम्हे में चाइना के साथ इंटरेक्ट किया गया, और 2021 में J-10C प्लेन जो है, जो चाइना ने किसी और को नहीं दे रखे, सिर्फ पाकिस्तान को दिए हैं, वो लिए गए। तो जाहिर है उस वक्त का हमें याद है, जरा जरा सब कुछ याद है। इमरान खान साहब ने कैसे एंगेजमेंट की थी चाइना के साथ उस वक्त, 2021 की बात है, हमारी हुकूमत थी, कितनी ज्यादा इस पर मेहनत करनी पड़ी थी, कितना ज्यादा खान साहब और उनकी पूरी गवर्नमेंट को, और जाहिर है पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसरान को कितने रिपीटेड ट्रैवल करने पड़े थे, और उस सब के बाद ये तैयारे पाकिस्तान को मुयस्सर आए, और आज जिसकी वजह से पाकिस्तान आंख में आंख डालकर हिंदुस्तानी एयरफोर्स को देख पा रहा है। तो हमें जेल में बैठे इमरान खान का इस चीज के ऊपर जरूर शुक्रिया अदा करना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे ये कहानी है कोहिस्तान से। कोहिस्तान एक इलाका है केपी में, और वहां से अब 26 अरब रुपए की एम्बेजलमेंट की खबरें आ रही हैं। जी हां, 26 अरब रुपए। लेकिन जो केपी असेंबली के स्पीकर हैं वो कहते हैं ये 26 कह दिया मैंने, 36 बिलियन। वो कहते हैं कि ये 36 बिलियन नहीं है, ये शायद 200 अरब तक की यहां पर करप्शन हुई है, या शायद 36 से बहुत ज्यादा बिलियंस की यहां करप्शन हुई है। वो इसका ऑडिट करवाना चाहते हैं। इस खबर पर कुछ दोस्तों ने कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजे, मेरे कोई जानने वाले दोस्त जो इस वक्त किसी इंतजामी ओहदे पर नहीं है, इस वक्त किसी हुकूमती पोजीशन पर नहीं है, किसी ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन पर नहीं है, इस वक्त वो बैकएंड पे हैं, उनके बारे में मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स आए, बताया कि उन्होंने करप्शन की, और ये जो करप्शन हुई इसके अंदर उन्होंने भी पैसा बनाया। बहुत अफसोस और धचका भी लगा ये सुन के। डॉक्यूमेंट्स भी मुझे किसी ने दिए, लेकिन अभी हौसला नहीं पड़ रहा। मैं चाहूँगा कि मैं पहले उनके ऊपर मजीद तसल्ली कर लूँ, क्योंकि गलती ना हो जाए। मैं उनका बड़ा ज़ाती तौर पर एहतराम करता हूँ, और गलती ना हो जाए मेरे से ये खबर देने में, इसलिए मुकम्मल तहकीक करके, तसल्ली करके फिर ये खबर आपके सामने रखूंगा। लेकिन बड़े जोल्ट्स दिए हैं इस खबर ने, और ये पिछले 5-6 साल में लगातार ये करप्शन होती रही है, पिछले 5-6 साल से कोहिस्तान के अंदर, और पूरा एक सागा है कैसे क्लर्क्स ने, जो क्लैरिकल स्टाफ था और दूसरे लोगों ने मिलकर बोगस चेक्स, बोगस फाइल्स के ऊपर केपीके का ये पैसा बाहर निकाल कर लूटा है वहां से। अगली खबर की तरफ चलते हैं, और अगली खबर ये एक इजलास बुलाया गया था। पहले तो फजल रहमान साहब ने भी वो जो कौमी यकजहती के लिए जो अता तारर और डीजी ISPR की एक ब्रीफिंग थी, उसको उन्होंने एक मजाक करार दे दिया, शोबदेबाजी करार दे दिया। उन्होंने कहा मेरी पार्टी को तो बुलाया ही नहीं गया। उन्होंने कहा कि ये महज मजाक और एक नॉन सीरियस एफर्ट थी, और हम इसको रद्द करते हैं। तो अच्छा हुआ है, अब दूसरी अपोजिशन की पार्टियां भी इससे जो है वो रद्द कर रही हैं। लेकिन जो अगली खबर आपके सामने रखनी है वो ये है कि कौमी असम्बली का इजलास आपको बताया था कि बुलाया गया था आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से,
कल शाम को 5 बजे वो इजलास था। ये तस्वीर एक आपके सामने रख रहे हैं, ये पहली लाइन है जिसमें आकर आपके तमाम वजीरों ने बैठना था। वजीर आपके जो गवर्नमेंट में है सारे वो बैठेंगे, बात करेंगे, तो पीछे असेंबली भरेगी। तो सीरियसनेस चेक कर ले। तो मेरा ख्याल सबको ही पता है कि कोई जंग शंग नहीं है, बस जो है वो मेरी जिंद मेरी जान ही हो रहा है सारा काम। तो इसलिए ना ही कोई आवाम इसको सीरियस ले रही है और ना ही ये खुद हुक्मरान टोला इसको सीरियस ले रहा है। हाँ, ये तनख्वाहें बढ़वा रहे हैं 140% और सबको इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। इसके आगे इनको और कोई समझ बूझ नहीं है कि हमने करना क्या है। अगली खबर जी, महबूबा मुफ्ती जो कि इस टाइम अपोजिशन में हैं और कश्मीर के अंदर उन्होंने मकबूजा कश्मीर से हैं और उन्होंने ये कहा है कि पहलगाम हमला मोदी हुकूमत का मंसूबा था ताकि कश्मीरियों पर जुल्म किया जाए और असल मसाइल से तवज्जो हटाई जाए। अब आप सोचें, पाकिस्तान के अंदर किसी सियासतदान ने ये बात की होती तो उसको अभी तक बगावत गद्दारी के पर्चे दर्ज हो जाने थे। हालांकि कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में इंडिया कितना जुल्म करता है, उसके बावजूद आप गौर कीजिए कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही। महबूबा मुफ्ती को ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने कि उनको पकड़ के अंदर कर दें। उन्होंने एक बड़ा ही मैं ये कहूँगा कि बहुत ही उन्होंने खतरनाक इल्ज़ाम लगाया कि मोदी ने ये सब कुछ खुद किया है ताकि कश्मीरियों के ऊपर मजीद जुल्म किया जाए। और अब इंडिया के अंदर ये आवाज़ें बुलंद हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। पहले ज़रा वॉर हिस्टेरिया ज़्यादा था, अब ज़रा मेरे ख्याल सेंस प्रिवेल हो रही है और खासा ये मामला जो है वो ऊपर जा रहा है। अच्छा जी, अगली खबर शाहिद मितला के मुताबिक भारत के मुखालिफ जो बयानिया पाकिस्तानी अवाम और पीटीआई हामियों ने बनाया है, हुकूमत गलत क्रेडिट ले रही है। हुकूमत ने क्या क्रेडिट लेना है मितला साहब? हुकूमत तो बेचारी बोली नहीं है। नवाज शरीफ चुप, मरियम नवाज चुप, शहबाज शरीफ चुप, दो इन्होंने वो जोकर छोड़ दिए, एक डंटोनक और दूसरा ख्वाजा आसिफ। ये बेचारे बयान देते फिर रहे हैं और वो भी कहते हैं न्यूक्लियर फाड़ देना हमने। तो इनकी तो मेरा मतलब मैं क्या बातें करूं, ये तो हर शाख पे उल्लू बैठा है। तो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि ये खामोश हैं, ये बिल्कुल नहीं बोले, तो इनको उसका क्रेडिट क्या मिलना है और कहां से मिलना है। बहरहाल अगली खबर देंगे आपको। मुस्तफा कमाल ने कहा है कि सरहद से फौज को हटा दें। बड़ा जबरदस्त ऐलान है। उन्होंने कहा सरहद से फौज साइड पर हो जाए, इंडिया को अंदर आने दें। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुस्तफा कमाल साहब की अकल को 21 तोपों की सलामी दीजिए। उन्होंने कहा कि सरहद से फौज हटा दें, इंडिया को अंदर आने दें ताकि 25 करोड़ आवाम उनसे निपट सके। तो उनकी जो पीछे आवाम है 1.5 अरब, वो दही लेने चली जाएगी मुस्तफा कमाल साहब, या वो टेलीफोन में लाने बैठ जाएगी और टेलीफोन में लाएगी, बैठ के बातें करेगी। वो नहीं आएगी साथ 25 करोड़ आवाम से निपटने के लिए। मतलब कैसी कैसी शोबदेबाजियां करते हैं। मतलब वो 1.5 अरब जो है वो उनके पीछे, वो अपनी फौज के पीछे नहीं आएगा, सिर्फ हम 25 करोड़ लड़ेंगे, उन्होंने नहीं लड़ना। ओ यार, क्यों वॉर हिस्टेरिया फैलाते हो आप लोग? क्यों ऐसी मतलब गैर मंतकी बातें करते हो जिनका कोई लेना देना नहीं? बस एक दौड़ लगी हुई है कि बादशाह सलामत को कौन ज्यादा पसंद आ जाए। अच्छा जी, मौलाना अब्दुल अजीज ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि दोबारा कहा है कि पाकिस्तान की लड़ाई कौमियत की लड़ाई है, इस्लाम की नहीं है। यहां भारत से ज्यादा जुल्म होता है और उन्होंने जो उंगली उठाई है वो चौधरी निजामुद्दीन की तरफ उठाई है और कहा है कि जो भारत वहां जुल्म करता है उससे भी ज्यादा चौधरी निजामुद्दीन यहां जुल्म करता है। ये कौमियत की लड़ाई है, ये इस्लाम की लड़ाई नहीं है। खतरनाक स्टेटमेंट है उनकी। इसी तरह की और कुछ स्टेटमेंट्स भी उलमा की मैं यहां दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि फिर आखिरकार घर तो आखिर अपना है, कुछ चीज़ें ज़मीर इजाज़त नहीं देता। आल दो कि आप लोगों की तो कोई हद ही नहीं है, आप लोग तो किसी हद पर रुकते ही नहीं है, लेकिन बहरहाल हमें फिर भी रुकना पड़ता है। लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स मौलवी साहबान की मेंबर्स पर बैठे हुए जो मैं सुन रहा हूँ, मौजूदा हालात पे सुन रहा हूँ, पाकिस्तान पर सुन रहा हूँ, पाकिस्तानी जनरल्स पे सुन रहा हूँ, वो काफ़ी खौफनाक स्टेटमेंट्स हैं। बहरहाल जी, अगली खबर आपके सामने जो रखनी है वो खबर यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जेल से भारतीय क़यादत को पैगाम दिया है। 2019 के यकतरफा इकदामात जो हैं उनके बारे में बताया कि तब भी आपने क्या किया था और हमने कैसे मेच्योरिटी के साथ रिस्पॉन्ड किया था। अब सिंध तास मुआहदा मुअत्तली और कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी से खित्ते का अमन जो है वो खतरे में है और अक़वाम मुत्तहिदा को भी उन्होंने कहा है कि अपना रोल प्ले करें। इंडिया को भी कहा है कि आप भी थोड़े होश के नाखुन लें और पाकिस्तानी हुक्मरानों को भी कहा है कि वाइजली इसमें चले। शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के मंजे हुए सियासतदान भी हैं और अब आपको पता है कि फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं इमरान खान के। आप सोचिए, वो जेल से बोल रहे हैं, लेकिन यहां पर जो है बाहर बैठे हुए नवाज शरीफ जो है वो बिल्कुल गुंगे हैं। चलने से पहले एक आखिरी खबर भी आपके सामने रखते हैं और वो आपने एक वीडियो देखनी है। इस वीडियो में अनवर मकसूद साहब आपसे कुछ कह रहे हैं, पाकिस्तानी कौम से कह रहे हैं, फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म से कह रहे हैं। उनका एक प्ले था हाउस अरेस्ट, जिसका पहले से एनओसी था, वो कैंसिल कर दिया गया। ज़रा गौर कीजिए कि अगर इन्हें अनवर मकसूद साहब जैसे नफीस लोगों से भी मसला है तो फिर ये इस मुल्क में चाहते क्या हैं? एक तरफ इन्हें कौमी यकजहती चाहिए और दूसरी तरफ ये कोई एक आवाज़ नहीं है जिसे ये बोलने देना चाहते हैं। ये ज़रा सुनिए अनवर मकसूद साहब ने क्या कहा। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मेरा नाम अनवर मकसूद है। मैं पिछले 66 बरस से आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। मेरे लिखने पर आप लोगों ने बहुत से इनामात दिए। मेरा एक खेल हाउस अरेस्ट इस्लामाबाद में एनओसी मिलने के बाद 9 शोज़ किए हमने, 11 शोज़ बाकी। अचानक एनओसी वापस ले लिया गया और खेल बंद कर दिया गया। इस खेल में 7, 8, 9 नए लड़के और लड़कियाँ थे, पहली मरतबा ड्रामे में काम कर रहे थे। 1 महीना इनकी ट्रेनिंग की। मेरे हर ड्रामे में नया टैलेंट होता है। मैं किसी बड़े अदाकार को अपने खेल में लिया, बड़ी मेहनत की, पैसे भी इनके लगे हुए, बहुत नुकसान हो गया। अब तो क्या कर सकते हैं, कोई अमीर तो नहीं है, बस आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक दरख्वास्त कर सकते हैं कि एनओसी वापस ले। जीते रहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।